हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन चैप्टर में जेनेटिक्स टॉपिक पर। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो क्लास 10th में अगर देखा जाए तो इसमें दोनों पोर्शन आपको एक साथ पढ़ना है, जेनेटिक्स भी पढ़ना है यानी मेंडल के मेंडलिज्म भी कहेंगे। इसके अलावा इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, किस प्रकार से इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई, तो इन सारी चीजों को आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करना है। लेकिन यहाँ पर अभी आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है क्या? अगर इसकी बात की जाए कि व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, यानी कि अगर कहा जाए कि एक आनुवंशिक लक्षण क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक्स अर्थात वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण अर्थात हेरिडिटरी कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। और इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले चीज जानते हैं कि जेनेटिक्स की सबसे विषय में पहले जेनेटिक्स की नींव किसने रखा, जेनेटिक्स की विचारधारा किसने दिया और जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन सबसे पहले किसने किया, इसकी स्टडी करते हैं। तो वो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाएंगे। जिन्होंने सबसे पहले इस जेनेटिक्स की नींव रखे उन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अभी आप लोग को पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है मटर के पौधे पर किए थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लगभग जो है 8 वर्षों तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि जो कुछ ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लगातार जो है एक किसी भी एक फैक्टर के द्वारा जो है वो लगातार इनहेरिट होते रहते हैं। तो यहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, लेकिन इन्होंने जेनेटिक्स वर्ड का यूज नहीं किया। एक वर्ड आता है जैसे जेनेटिक्स, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते तो हैं, लेकिन इन्होंने जेनेटिक्स वर्ड का यूज नहीं किया था। जेनेटिक्स जो वर्ड है, अगर जेनेटिक्स वर्ड की बात किया जाए तो जेनेटिक्स जो वर्ड है, जेनेटिक्स वर्ड यूज्ड बाय बैटसन। जेनेटिक्स जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वैटसन ने 1905 में किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट 1857 से लेकर के 1864 तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, और जो जेनेटिक्स वर्ड है उसके काफी वर्षों बाद इस शब्द का यूज किया गया। लेकिन इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने इस जेनेटिक्स की नींव रख के इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार प्रसारित होते रहते हैं। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, अगर उनकी बात किया जाए तो इन्होंने अपना कोई बुक नहीं पब्लिश किया था। जैसे और भी साइंटिस्ट होते हैं और भी जो दार्शनिक थे, वो सभी ने अपने अपने बुक लिखे थे, इसका हम उनको जानते हैं, लेकिन इन्होंने अपना कोई भी बुक यहाँ पर नहीं किया था, बल्कि इनका पेपर पब्लिश हुआ था। और पेपर जो पब्लिश हुआ था वो 1866 में, इन ईयर्स 1866 एक पेपर था जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ब्रून जो है एक शहर का नाम है, ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है। तो यहां पर एक पत्रिका छपती थी जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसमें इन्होंने अपना पेपर पब्लिश कराया था। एक्चुअल में जो पेपर था, उस पेपर में बहुत कुछ ज्यादा नहीं था, बस उसमें क्या था, जो जेनेटिक्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके कुछ प्रिंसिपल्स, उसके कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ अवधारणाएं वहां पर थी, वो निष्कर्ष था वहां पर। उसी निष्कर्ष के आधार पर बाद में जो है मेंडल्स ला दिया गया। तो मेंडल्स की अगर हम लोग बात करें तो मेंडल की ये इनकी जो अवधारणाएं छपी थी वो इस पत्रिका में छपी हुई थी। अब अगर बात करें तो मेंडल के जो पुनर्खोजकर्ता यानी कि जो न्यू मेंडलिज्म थे, मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता जिसको कहते हैं, वो कौन थे, जिन्होंने क्योंकि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद रहे कि वो जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो तो 1864 में और 1866 में इनके पेपर पब्लिश हुआ था। लेकिन लगभग 34 इयर्स तक किसी भी साइंटिस्ट का इस पर ध्यान नहीं गया, किसी भी साइंटिस्ट ने इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 34 इयर्स के बाद, आफ्टर 34 इयर्स इन 1900 इन ईयर्स 1900
में 3 साइंटिस्ट हुए। एक का नाम था ह्यूगो डे व्रीज, सेकेंड कार्ल कोरेंस एंड थर्ड एरिक वान शेरमैक। तो ये 3 साइंटिस्ट का फिर ध्यान गया लगभग 30 इयर्स के बाद, थोड़ा सा ध्यान गया कि जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने जो अपने निष्कर्ष के आधार पर उस पत्रिका में छपवाए थे, उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वही सारी चीजें आ रही थी जैसा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। इस तरह से इन्होंने मेंडलवाद की पुनर्खोजकर्ता के रूप में यह प्रस्तुत हुई और इसके बाद से मेंडल्स लॉ स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो मेंडल ने जो यहाँ पर आनुवंशिक लक्षण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जा रहा, उसके लिए उन्होंने शब्द का यूज क्या किया, तो वो था फैक्टर शब्द। जो जीन शब्द है, जिसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, जो ये जीन वर्ड है, अगर जीन वर्ड की बात किया जाए तो जीन वर्ड जो है इसका सबसे पहले अगर प्रयोग की बात किया जाए तो ये तो जोहानसन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। जोहानसन ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और वो भी 1909 में किए थे। 1909 में किया था, यानी एक्सपेरिमेंट जब चल रहा था मेंडल का, उस समय तक ऐसे कोई भी जो है जीन वर्ड नहीं था जिसको वो जो है कह सके कि वो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जा रहा है। तो वहां पर उन्होंने इस जीन शब्द के लिए इसका एक कह सकते हैं पर्याय है जिसको फैक्टर के नाम से जानते हैं, उन्होंने फैक्टर शब्द का यूज किया था। अभी बात करते हैं कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट किस प्लांट्स पर किया था, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पर किया था। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स की अगर बात किया जाए, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने अपना जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो एक मटर का पौधा पाइसम सेटाइवम जो कि गार्डन पी है, उस गार्डन पी में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक रीजन कि क्यों इन्होंने पाइसम सेटाइवम का ही यूज किया, क्यों इन्होंने एक पाइसम सेटाइवम प्लांट्स का यूज क्यों किया, किसी और प्लांट्स का यूज क्यों नहीं किया, तो इसके कुछ क्वालिटीज थी। सबसे पहला अगर बात करें जो पाइसम सेटाइवम होता है, ये पाइसम सेटाइवम एक तो एनुअल प्लांट्स होता है। कैसा होता है आपको पता है कि ये एनुअल प्लांट्स है, 2 से 3 महीने का इसका लाइफ ड्यूरेशन जो होता है, इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन है या पीरियड है वो बहुत ही कम होता है, ये 2 to 3 मंथ्स का होता है। तो ये एनुअल होता है। इसके अलावा ये हर्बेसियस नेचर का होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इनको संभालना आसान हो जाता है, इसकी देखभाल करना आसान हो जाता है। तो ये हर्बेसियस नेचर के होते हैं, हर्बेसियस नेचर के ये जो है रहते हैं, तो इनकी देखभाल करना बहुत ही इजी हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसका जो करोला होता है, करोला, इस करोला का जो एस्टिवेशन होता है ये थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, इसमें वैक्सिलम एस्टिवेशन पाया जाता है। वैक्सिलम एस्टिवेशन होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो है यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन, नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, यानी आपको लिखना है कि डू नॉट अकर नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन। बट इन्होंने जब इसमें जो है आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कराया, मतलब इसमें क्या होता है वैक्सिलम एस्टिवेशन, इसका मतलब यहां पर केवल क्या होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही यहां पर होता है। बट इन्होंने जब पूरा अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये क्रॉस पॉलिनेशन कराया, लेकिन वो आर्टिफिशियली, बट इसमें जब आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो ये यहां पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन इसमें पॉसिबल होता है। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशंस आर पॉसिबल इन दिस प्लांट्स, इस तरह से यहां पर जो है अगर देखें तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। तो इसके अलावा इसमें उन्होंने जब बहुत सारे देखा तो बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स को देखने को मिला, जो जिसको इन्होंने यहां पर नाम दिया सेक्स हेरिडिटरी कैरेक्टर, यानी कि 7 वंश परंपरागत लक्षण, 7 हेरिडिटरी कैरेक्टर यहां पर प्राप्त हुए। 7 हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स के स्थान पर इसको बोल सकते हैं ट्रेड्स एक्चुअल में कैरेक्टर ही है, तो ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं।
तो इसमें कुल 7 वंश परंपरागत लक्षणों का भी इन्होंने चयन किया, देखा। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट पाइसम सटाइवम नामक प्लांट्स में किया, उसका एक रीजन समझ में आया। अब ये पाइसम सटाइवम पर जब एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने कौन सा सबसे पहले क्रॉस किया? तो सबसे पहला जो इनका क्रॉस था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है इन्होंने एक कैरेक्टर का चयन किया, एक कैरेक्टर जो 7 हेरिडिटरी ट्रेट्स है इसमें से इन्होंने एक कैरेक्टर का चयन जो है यहां पर एक कैरेक्टर का चयन किया, सिलेक्शन किया, और उसके बाद उसमें से डोमिनेंट और रेसिसिव कैरेक्टर के बीच में एक यहां पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। देखिए कैसे कराया इन्होंने क्या किया, जो कि फ्लावर जैसा होता है बाइसेक्सुअल होता है। आपको यहां पर समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं, फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। यहां पर समझेंगे ये बाइसेक्सुअल, ये फ्लावर है मान लेते हैं, ये इसका स्टिग्मा यानी कार्पेल वाला पार्ट है, कार्पेल वाला पार्ट है ये ऊपर, ये इसका यहां पर स्टेमेन है, ये एंथर। ऐसे 2 प्लांट्स मान लेते हैं, 2 फ्लावर ले लिया, 2 ले लिया। चूंकि दोनों यहां पर कैसे रहेंगे, दोनों यहां पर जो है वो हर्माफ्रोडाइट होगा, दोनों हर्माफ्रोडाइट होंगे। अब इसको मैंने क्या किया, ये मान लेते टाल प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, टाल प्लांट है, टाल यानी इसकी जो स्टेम है वो काफी लंबा है, और ये ड्वार्फ प्लांट मान लिया। तो इन्होंने क्या किया, ये जो टाल प्लांट है इसके सबसे पहले ड्वार्फ प्लांट को इमैस्कुलेट कर दिया, मतलब इसके जो है स्टेमन को यहां से रिमूव कर दिया, मैच्योर होने से पहले इसके स्टेमन को रिमूव कर दिया, और अब इसके पॉलन ग्रेन को लेकर के एक चिमटी की सहायता से लेकर के इसके स्टिग्मा पर यहां पर छिड़क दिया, या जो है यहां पर डाल दिया गया। इस तरह से यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। याद रखना है कि किसके पॉलन ग्रेन को ले गया, जो टाल प्लांट्स है उसके पॉलन ग्रेन को ड्वार्फ प्लांट्स के स्टिग्मा पर जो है पहुंचाया गया, और उससे पहले पहुंचाने से पहले यहां पर मैच्योर होने से पहले उसके एंथर को यहां से रिमूव कर दिया गया। तो यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक इन्होंने लिया जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि जो टाल स्टेम होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जबकि जो रेसिसिव कैरेक्टर होता है यानी जो ड्वार्फ कैरेक्टर है स्टेम है वो रेसिसिव कैरेक्टर में आता है। इसको इन्होंने क्या लिया, टाल ले लिया, टाल स्टेम, और एक ड्वार्फ स्टेम यहां पर वाले प्लांट्स का इन्होंने चयन कर लिया। एक ऐसा प्लांट लिया जिसके टाल स्टेम थे, एक ऐसा प्लांट जिसमें ड्वार्फ स्टेम था, और उसको इसी प्रोसेस के थ्रू यहां से जो पॉलन ग्रेन यानी इसको कैपिटल टी मानेंगे, यहां स्मॉल टी मानेंगे। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको गैमिट बना लेंगे। तो यहां पर अगर देख रहे हैं तो 2 गैमिट बन रहा है, कैपिटल टी यहां पर बन रहा है, तो यहां पर जो है स्मॉल टी बन रहा है। ये होगा इसका पेरेंटल कैरेक्टर। अब इसके बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया गया, इसके बीच में करा दिया गया क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो जाएंगे, मतलब एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जीन्स और एक रेसिसिव कैरेक्टर वाला जीन्स यहां पर पहुंच गया। इस तरह से नाम क्या देंगे, चूंकि यहां परीक्षण कराया जा रहा है, कुछ पता नहीं कि क्या बनेगा, तो इसको नाम दिया टेस्ट क्रॉस, और प्राप्त होने वाला F1 जनरेशन है। और कैसे हुए, सभी ऑल हाइब्रिड। और यहां पर उन्होंने जब देखा तो यहां पर क्या पाया कि जितने भी प्लांट्स उत्पन्न हुए सभी के सभी प्लांट्स जो थे वो लंबे तने वाले थे, यानी ऑल हाइब्रिड्स टाल हो गए, सभी लंबे तने वाले पौधे प्राप्त हुए। अब उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन का पूरा सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया। F1 जनरेशन में पूरा सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया है। मान लेते F1 जनरेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इस तरह से पूरा क्रॉस होने दिया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, ये इसका F1 जनरेशन वाला है, F1 जनरेशन। F1 को कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। आपको पता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये कैपिटल टी प्राप्त हो गया। ये यहां पर देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड फोर्थ इज स्मॉल टी यहां पर प्राप्त हो गया। तो यहां पर कौन सा क्रॉस कराया गया, यहां पर हुआ सेल्फ क्रॉस कराया गया, यहां पर सेल्फ क्रॉस कराया गया। तो उत्पन्न होने वाली जो यहां पर जनरेशन है उसको नाम दिया जाएगा यहां पर F2 जनरेशन। यहां पर अब क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो फिनोटाइप रेशियो आ रहा है, फिनोटाइप दिखने वाला, वहां पर ऐसे जो प्लांट्स आए जो दिखने वाले लक्षण थे, दृश्य रूप लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं, इसका जो रेशियो आया निकल करके वो 3:1 था। मतलब 3 प्लांट्स होते हैं एवरेज, इसका देखा गया लगभग जो 3 पार्ट्स प्लांट का है वो टाल प्लांट वाले थे, और 1 पार्ट्स जो था इसका वो ड्वार्फ प्लांट्स वाले थे। बट इसके जो जीनोटाइप अगर चेक किया गया जीनोटाइप को, तो यहां पर जो है 1 अलग है, दोनों होमोजाइगस है, 2 हेटेरोजाइगस है, और 1 होमोजाइगस रिसेसिव है। इस तरह से इसका जीनोटाइप जो प्राप्त हुआ वो 1:2:1
1 का रेशियो प्राप्त हुआ। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल्स ने जो है 3 अपने निष्कर्ष पर निकले। यहां पर इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष देखेंगे यहां पर कौन कौन से मेंडल्स पोस्टुलेट्स थे, उस मेंडल्स पोस्टुलेट्स को यहां पर समझेंगे। तो ये समझ में आ गया। स्टार्ट करते हैं कि मेंडल्स पोस्टुलेट्स के बारे में समझते हैं कि मेंडल्स पोस्टुलेट्स क्या है और उन्होंने क्या इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। इस एक्सपेरिमेंट से कौन सा उन्होंने निष्कर्ष निकाला, तो इसको देखते हैं मेंडल्स पोस्टुलेट्स में। मेंडल्स पोस्टुलेट्स, मेंडल्स पोस्टुलेट्स, इससे इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला। सबसे पहला जो निष्कर्ष है, इन्होंने कहा फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स। फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स, मैंने अभी इसके पहले बताया था कि इसमें यहां तक जो जीन वर्ड का यूज नहीं होता, जीन वर्ड का यूज 1909 में होता और एक्सपेरिमेंट 1864 के पहले तक का है। तो इन्होंने कहा कि जो ये कैरेक्टर लेकर के जा रहा है, जो कैरेक्टर आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर चल रहे हैं, वो कैरेक्टर को ले जा रहा है, निश्चित रूप से कोई ना कोई फैक्टर निश्चित होगा जिसे अब हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, उस कैरेक्टर को ले जाने वाला निश्चित रूप से कोई ना कोई अनिवार्य रूप से वहां पर जो है फैक्टर प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स नाम दिया। यानी जो फैक्टर जिसको जीन शब्द कहा गया है। क्लियर हो गया। दूसरा यहां पर है डोमिनेंस एंड रेसिव। डोमिनेंस एंड रेसिव, डोमिनेंस एंड रेसिव, इन्होंने यह भी कहा, इस निष्कर्ष में निकला कि कुछ जीन्स जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, कुछ फैक्टर डोमिनेंट होते हैं और कुछ फैक्टर यहां रेसिव कैरेक्टर के भी पाए जाते हैं। यानी कि दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। जो फैक्टर है वो फैक्टर जो लेकर के जा रहा है कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर्स में 2 प्रकार के कैरेक्टर, एक डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा रेसिव कैरेक्टर होता है। और तीसरा जो निष्कर्ष यहां पर निकल के आया वो था सेग्रीगेशन। इन्होंने ये भी चीजें बताया कि जो फैक्टर लेकर के जा रहा है कैरेक्टर्स को, जो भी यहां पर हेरिडिटरी ट्रेट्स है या कैरेक्टर्स है, जेनेटिक कैरेक्टर्स है या हेरिडिटरी ट्रेट्स है, वो ट्रेट्स किसी न किसी जनरेशन में वहां पर सेग्रीगेट होगा, मतलब पृथक होंगे और वो निश्चित रूप से वहां सेग्रीगेट करके अलग हो जाएगा। तो इन्होंने 3 निष्कर्ष पे निकला। फिर इन्हें 3 निष्कर्ष के आधार पर मेंडल के 2 नियम दिए गए। अगर मेंडल्स लॉ की बात करें 3 नियम है, लेकिन इस 3 निष्कर्ष पर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहां पर मेंडल्स के जो है कुल 2 नियम दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स 3 पोस्टुलेट्स। तो यहां पर हम बात करते हैं मेंडल्स लॉ की। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ की अगर बात करें तो मेंडल का जो नियम है मेंडल ने नहीं दिया था। मेंडल का नियम मेंडल ने नहीं दिया था। मेंडल का नियम जो है उनके जो पुनर्खोजकर्ता थे कार्ल कोरेंस, उन्होंने दिया था। देखते हैं इससे सबसे पहला नियम क्या है। जो फर्स्ट लॉ यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो ये कार्ल कोरेंस ने 1901 में दिया था। कार्ल कोरेंस ने इसको जो है 1901 जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर आया। लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पर बेस्ड है, डोमिनेंस एंड रेसिव पर बेस्ड है। इन्होंने कहा, कार्ल कोरेंस ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो मेंडल ने अपना प्रिंसिपल दिया है, पोस्टुलेट्स दिया, जो निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष एकदम सही है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं पर डोमिनेंट एंड रेसिव कैरेक्टर दोनों एक साथ प्रकट हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर जो है यहां पर डोमिनेंट एंड रेसिव कैरेक्टर एक साथ प्रेजेंट हो, ये डोमिनेंट कैरेक्टर का जीन है और ये रेसिव कैरेक्टर का जीन है, तो वहां पर केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि यदि वहां पर डोमिनेंट एंड रेसिव जीन दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो वहां पर केवल डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और इस तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर ही वहां पर शो होता है, जैसा इस F1 जनरेशन में हुआ। देख रहे हैं यहां पर सभी जगह पर जो है डोमिनेंट एंड रेसिव दोनों जीन्स प्रेजेंट है, बट यहां पर क्या है, जो कैरेक्टर निकल के आ रहा है वो सभी के सभी टाल प्लांट्स यहां पर प्रोड्यूस हुए। मींस ये है ऑल हाइब्रिड टाल्स, मींस ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसको भी कार्ल कोरेंस ने दिया था। कार्ल कोरेंस ने 1901 में ही दिया था। इसको भी कार्ल कोरेंस ने इन ईयर्स 1901। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ये जो रेसिव कैरेक्टर होते हैं
जो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ रेसेसिव कैरेक्टर जुड़े हैं, निश्चित रूप से किसी ना किसी जनरेशन में यदि ये किसी अदर रेसेसिव कैरेक्टर के साथ जुड़ जाए, जैसे कि यहां पर है ये रेसेसिव कैरेक्टर अगर किसी जनरेशन में ये अपने रेसेसिव कैरेक्टर के साथ जुड़ता है तो वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना स्टार्ट हो जा कर देता है। तो ये यहां पर बन गया जो है यहां पर ड्वार्फ प्लांट्स यहां पर उत्पन्न हो गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, यानी पृथक्करण का नियम क्या है कि अर्थात जो यहां रेसेसिव कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ रहते हुए भी यथावत शुद्ध बना रहता है, और जैसे किसी जनरेशन में उसको रेसेसिव कैरेक्टर का जीन्स मिलता है वो उसके साथ संयोग करके उसके साथ मिल करके अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने कहा कि रेसेसिव कैरेक्टर कितना भी समय तक डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ प्रेजेंट हो फिर भी ये यथावत शुद्ध बना रहता है। इसका मतलब इसको हम लोग जो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहां पर क्या है, यहां आइसोलेशन हो रहा है। यहां पर देख रहे तो आइसोलेशन हो रहा है। किसका आइसोलेशन हो रहा है, तो यहां आइसोलेट कर रहा है जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो जो यहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर्स यहां पर जो आइसोलेट हो रहा है और आइसोलेट होकर के न्यू कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये यहां पर है, यहां पर कह सकते हैं यहां पर आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिड। इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिड या स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। क्योंकि ये यहां हाइब्रिड जो कैरेक्टर था, हाइब्रिड टाल से ये स्प्लिट कर रहा है, निकल रहा है, आइसोलेट हो रहा है। सो इट इज नोन एज लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम अदर भी नेम्स भी जानते हैं। द फर्स्ट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड द सेकंड इज लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 Mendel's postulates, Karl Corres proposed 2 Mendel's law. The first is law of dominance and second is the law of segregation. Law of dominance characters means where dominant and recessive characters both are present in one plants, then dominant character is self-expressed and recessive character is not expressed. But in the second stage law of segregation की अगर हम लोग बात करें, in the second stage law of segregation, when जो dominant and recessive characters है, ठीक है, यहां पर जो हाइब्रिड है ये हाइब्रिड में से जो रेसिव कैरेक्टर्स होता है, इफ रेसिव कैरेक्टर्स मेट द अदर रेसिव कैरेक्टर्स देन दे एक्सप्रेस योर सेल्फ कैरेक्टर्स। सो इट इज यहां पर F2 जनरेशन में यहां पर प्रेजेंट हो रहा है, यहां पर डॉट कैरेक्टर्स आ जाता है। तो इस तरह से यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स के नाम से जानते हैं। तो ये मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर दिया गया 3 पोस्टुलेट्स एंड उस पोस्टुलेट्स पर डिपेंड है। मेंडल्स के 2 लॉ यहां पर डिपेंड्स होते हैं। तीसरा जो लॉ है, थर्ड लॉ जो है वो मेंडल्स के 4th पोस्टुलेट्स पर है, और जो मेंडल्स का 4th पोस्टुलेट्स होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड्स होता है। उस डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।